वेलकम बच्चों, आज हम लोग इवेपोरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या है? वेरी सिंपल, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी लिक्विड का उसके वेपर स्टेट में चेंज हो जाना कोई भी टेम्परेचर में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मतलब कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं इवेपोरेशन का डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्टिंग, या फिर चेंजिंग लिख सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड into its vapor state at any temperature below the boiling point of that liquid is known as evaporation। वेरी सिंपल, क्या है इवेपोरेशन? क्या है? किसी लिक्विड का उसके वेपर स्टेट में, यानी गैसियस स्टेट में, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे। तो इस फिनोमिनन को हम लोग, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे वाटर जो कन्वर्ट करता है अपने वेपर स्टेट में, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन आप 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाइएगा, दैट इज द बॉइलिंग। यहां पर बॉइलिंग शुरू हो जाता है। यहां भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये तो बॉइलिंग हो जाएगा। इसलिए ये बात साफ साफ मेंशन करना जरूरी है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर पे, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, नॉर्मली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेशन होता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉइलिंग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड अगर कन्वर्ट कर रहा है अपने वेपर स्टेट में, तो वो कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। Factors affecting evaporation। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करता है? वैसे देखा जाए बच्चों तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जैसे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा, कम टेम्परेचर होगा स्लो इवेपोरेशन होगा। जाड़े के दिनों में आप देखे होंगे कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि कपड़े में जो वाटर है वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में टेम्परेचर कम होता है, जिसके वजह से इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। इवेपोरेशन इच टाइम एवरी टाइम होते ही रहता है लिक्विड का। तो बस सिर्फ फर्क इतना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और अगर टेम्परेचर कम हो तो स्लो हो जाता है। बट इवेपोरेशन होता है स्लो या फास्ट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इज ए फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, सरफेस एरिया। अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें तो आप ये चीज रियलाइज किए होंगे बच्चों कि एक बड़े से कंटेनर में अगर वाटर डाल दिया जाए और एक छोटा सा कंटेनर जैसे कप या ग्लास में वाटर डाल दे,
तो आपको क्या लगता है कि जल्दी कौन इवेपोरेट करेगा वाटर? जो कंटेनर बड़ा है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जल्दी पानी उसमें से सूख जाता है। दैट मीन्स कि इवेपोरेट हो जाता है। वो हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो जल्दी वो इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर। और अगर सरफेस एरिया कम हो तो ग्लास का पानी जो है काफ़ी टाइम तक रह जाएगा, वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, स्लोली, वेरी स्लोली वो इवेपोरेट होते रहेगा। तो इस तरीके से सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो तो इवेपोरेशन स्लो होता है। लेकिन होता दोनों केस में। थर्ड नंबर अगर देखें, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, जाहिर सी बात है कि हमने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होते रहता है। तो अगर कोई लिक्विड है तो उसका नेचर कहने का मतलब है कि अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फास्ट इवेपोरेट करेगा, और अगर कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो थोड़ा स्लो इवेपोरेट करेगा। जैसे कि हम लोग बॉडी स्प्रे वगैरह जो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं, आप देखिए बड़ा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। एसीटोन वगैरह है, जैसे ही एयर में आता है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, तुरंत इवेपोरेट होकर गायब हो जाता है। लेकिन वाटर इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एसीटोन वगैरह का जो होता है वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फास्ट इवेपोरेट करेगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो थोड़ा स्लो इवेपोरेट करेगा। तो ये नेचर ऑफ द लिक्विड भी डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, विंड स्पीड। ये भी डिपेंड करता है, विंड स्पीड ये भी एक फैक्टर है। जितना फास्ट एयर ब्लो करेगा, विंड ब्लो करेगा, उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा, और अगर विंड स्पीड स्लो है तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। ये तो आप अक्सर ये चीज रियलाइज किए होंगे कि हवा जब तेज चलती है तो काफी जल्दी इवेपोरेशन होता है, कपड़े वगैरह सूख जाया करते हैं, जबकि हवा में अगर स्लो है उसका स्पीड तो वो जो है थोड़ा टाइम लेता है। दैट मीन्स कि इवेपोरेशन स्लो काम करता है। एक और है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आप जानते होंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना मौजूद होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि हवा में जितना भी नमी होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब बात यह आती है कि ह्यूमिडिटी कभी ज्यादा होता है, कभी ह्यूमिडिटी हमारे क्लाइमेट के में जो है वो कम होता है। अब जैसे बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, जाड़े के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो एयर में नमी होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी काफी कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो सारे के सारे वाटर वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म। तो ये जो है देखा जाए तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी आप जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन के साथ जस्ट अपोजिट चलता है। जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। गर्मी के दिनों में, ये जो बरसात वगैरह के सीजन में, हम लोग रेनी सीजन में अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमारा पसीना हमारे बॉडी से स्वीट निकलते रहता है लेकिन जल्दी सूखता नहीं है, जिसके वजह से हमें काफी गर्मी लगती है। तो ये क्या है, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी है, तो एयर में ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो इवेपोरेशन तो स्लो हो जाएगा। इसलिए आपका जो स्वीट बॉडी से निकलता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग को और भी गर्मी लगती है। जबकि गर्मी के दिनों में, हॉट एंड ड्राई डे में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो अगर स्वीट बॉडी से निकलता है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, तो स्वीटिंग होने से हम लोग को कूल भी महसूस होता है, मतलब कि कोल्डनेस, ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। कुछ ऐसा उदाहरण आपको हम बताएंगे जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि इवेपोरेशन शोज कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। तो ह्यूमिडिटी से उल्टा चलेगा बच्चों, लेस ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो मोर इवेपोरेशन, ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होगा।
और अगर मोर ह्यूमिडिटी होगा, ज्यादा होगा, तो उल्टा हो जाएगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, जस्ट अपोजिट। तो यहां पर बात याद रखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फास्ट इवेपोरेशन होगा, कम टेम्परेचर होगा तो स्लो इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, लेसर सरफेस एरिया लेस इवेपोरेशन। नेचर ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो थोड़ा स्लोली इवेपोरेट होगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फास्ट इवेपोरेट होगा। विंड स्पीड, ज्यादा विंड स्पीड होगा ज्यादा इवेपोरेशन होगा, कम विंड स्पीड होगा कम इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी से जस्ट अपोजिट, क्योंकि नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता होता है एयर में नमी की मात्रा। तो नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और नमी अगर एयर में कम होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने हैं, आप खुद से लिख लेंगे। अभी आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। इससे क्वेश्चन आता है, वो घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मी के दिनों में पसीना यानी कि स्वीट करते हैं हम लोग, तो ठंडक क्यों महसूस होती है? इसलिए स्वीटिंग होना भी बहुत जरूरी है। इवेपोरेशन shows कूलिंग इफेक्ट। अब देखो बच्चों, इवेपोरेशन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा हीट चाहिए, चाहे जहां से भी मिले, ताकि वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सके, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सके। आपने ये जरूर देखा होगा कि ये जो अर्थेन पिचर होता है यानी कि घड़ा, अर्थेन पिचर में पानी जो है वो ठंडा होता है। इट इज जस्ट ड्यू टू द प्रोसेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के वजह से घड़े का पानी यानी कि या फिर सुराही का पानी जो है वो ठंडा होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि घड़े में हम लोग पानी भरते हैं, फिल करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये अर्थेन पिचर मिट्टी का बना होता है, तो इसमें पोर्स होते हैं। इट इज पोरस। ये घड़ा क्या होता है? पोरस नेचर का होता है, पोर्स होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो ये जो घड़े का जो वाल है, जो इसका दीवार है, उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर वेपर्स बैठ जाते हैं। पोर्स का जगह वाटर वेपर्स ले लेते हैं। जहां जहां पोर्स होता है वहां वाटर वेपर्स सेट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो आपको बाहर से भी घड़ा जो वाल है आपको भीगा हुआ दिखाई देता होगा, दिखाई देता है, अक्सर दिखाई देता है। पानी अंदर डालते हैं, बाहर से भी भीगा दिखाई देता है। दैट मीन्स कि उसके पोरस वाल में जो है वाटर वेपर सेट कर जाते हैं। तो ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं कि अपने आसपास से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में यानी कि वाटर वेपर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको हीट कहां से मिलता है? इनको हीट मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पार्टिकल्स में कोलिजन होता है, जो वाटर अंदर में मौजूद है, उससे हीट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर अपने सराउंडिंग जो एयर है उससे एब्जॉर्ब करते हैं, और ये सारे हीट को एब्जॉर्ब करके जो घड़े के पानी के अंदर जो भी थोड़ा बहुत हीट है, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें हीट है, लेकिन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी हीट वगैरह होता है, तो ये जो वॉल पे बैठे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्या करते हैं कि उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और सीधे वाटर से एयर में वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या लेकर के जाते हैं? वो हीट एब्जॉर्ब करके चले जाते हैं। तो जब हीट को एब्जॉर्ब कर ही लिया, घड़े के अंदर जो पानी था वहां से हीट एब्जॉर्ब कर लिया और वो सीधे वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एयर में जाकर के मिल गए, तो हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा क्या? कोल्डनेस। तो अंदर में धीरे धीरे ये पानी जो है वो ठंडा होते जाता है। चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होते रहता है, काफी स्लोली होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है, तो स्लोली होता है। तो क्या होता है कि स्लोली वाटर के अंदर जो भी हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है
और उसे सीधे वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एयर में जाके मिल जाता है। ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि अब वाटर के अंदर हीट नहीं रहता है, जिसके वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस रुक जाता है। तो एक लिमिट तक घड़े का पानी ठंडा रहता है। ऐसा नहीं कि ठंडा होते 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 बर्फ बन जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों, एक लिमिटेड होता है, क्योंकि अंदर जब हीट रहा ही नहीं तो हीट एब्जॉर्ब करके वो बाहर इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। सो जब तक कोल्डनेस होता है एक लिमिटेशन तक, तब तक वो समझिए कि इवेपोरेशन होते रहता है। इट इज द स्लो प्रोसेस। लेकिन घड़े का पानी का ठंडा होना किसके वजह से होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस के वजह से। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने स्वेटिंग की। गर्मी के दिन में स्वेट होता है, तो गर्मी के दिन में हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं। इसका वजह है, सिखाया जाता है या फिर बताया जाता है कि गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। कॉटन जो होता है क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं बच्चों, वो स्वीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। जैसे हम लोग स्वीट करते हैं तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो स्वीट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन का ये नेचर है, इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लिक्विड। तो ये स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद कॉटन क्लॉथ भीग जाता है, हम लोग के कपड़े जो है वो भीग जाते हैं। तो वो जो कपड़े में जो वाटर वेपर्स लगे हैं वो क्या करते हैं, अब वो वाटर से सीधे अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए? हीट। तो हीट कहां से मिलेगा? जो हमारे बॉडी से हीट निकल रहा है, जो हमारे कपड़े और बॉडी के बीच में जो लेयर है, तो हमारे बॉडी से हीट निकलता है, क्योंकि हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो बॉडी से हीट निकलता है उसी हीट का एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर जो कपड़े में लगे हुए हैं, हमारे कपड़े में लगे होते हैं, तो उसी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और सीधे इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां इवेपोरेशन होता है। अब जब वो वाटर जो आपके कपड़े में लगा है, स्वीट जो है वो आपके क्लॉथ में लगा है, वो तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन कैसे हुआ? हीट एब्जॉर्ब करके। हीट कहां से एब्जॉर्ब किया? आपके बॉडी से। तो जब आपके बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपके बॉडी को कूलिंग इफेक्ट तो महसूस होगा। तो इस तरीके से गर्मी के दिनों में हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। इट इज जस्ट ड्यू टू द इवेपोरेशन। स्वीट जो हम लोग स्वीटिंग करते हैं उसका इवेपोरेशन होता है, तो हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इवेपोरेशन में बॉडी के हीट को यूटिलाइज किया जाता है, उसके हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बरसात के दिनों में हम आपको बताए थे कि जल्दी स्वीट नहीं वो होता है, सूखता नहीं है, काफी गर्मी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि उमस हो गया, घुम्मस हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन सच ये है बच्चों कि ये होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो साइंस के भाषा में आप बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये उमस वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे आप, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। बरसात के दिनों में एयर में नमी ज्यादा है, तो नमी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा, और इवेपोरेशन स्लो होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी स्लो होगा। इसलिए गर्मी में हम लोग को बहुत ज्यादा, बरसात के दिनों में कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। अगर फास्ट होता तो कूलिंग इफेक्ट दिखाता, जैसे कि हॉट एंड ड्राई सीजन में होता है गर्मी के दिनों। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। अब आएगा टॉपिक कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि दोनों प्रोसेस सेम ही है, क्योंकि दोनों में ही लिक्विड वाटर वेपर में बदल जाता है। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ इवेपोरेशन करते हैं, एक तरफ इवेपोरेशन और एक तरफ करते हैं बॉइलिंग। बहुत सिंपल है बच्चों, एकदम याद हो जाएगा पॉइंट इजी वे में। सिर्फ कुछ पॉइंट पकड़ेंगे आप। देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, मतलब एट ऑल टेम्परेचर्स जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, एक फिक्स्ड, एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ईच टाइम एवरी टाइम, बट जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, जैसे कि वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है।
लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, उसके नीचे नहीं होगा। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट ऑक्योर्स एट एनी, अगर ऑक्योर्स ना लिखे तो इट हैपेंस भी लिख सकते हैं आप, इट हैपेंस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और यहां क्या लिखेंगे, इट हैपेंस या इट टेक्स प्लेस, इट हैपेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। ये ऐसे ही किसी खास टेम्परेचर मतलब कि किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। दूसरी बात, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन, यानी कि इवेपोरेशन कभी भी लिक्विड के ऊपरी वाले सतह पे होता है। जैसे सन का लाइट पड़ा, नदी में वाटर है, तो सन का लाइट पड़ा तो नदी का जो वाटर का सबसे ऊपरी लेयर है वो पहले हीट होगा और वो कन्वर्ट होगा वाटर से वाटर वेपर में। ये नहीं कि अंदर वाला अंदर जो पानी है गहराई में वो पहले हीट होगा और वो कन्वर्ट होगा, नहीं, जिससे पहले सामना होगा, जिससे पहले कांटेक्ट होगा, पहले वो हीट होगा, उसके बाद वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये सरफेस पे होता है, यानी कि ऊपरी सरफेस पे, लिक्विड का सबसे ऊपरी सरफेस पे। तो ये ऊपरी सरफेस अगर उड़ गया तो जो नीचे का लेयर है वो अब ऊपर वाला सरफेस बन गया, तो फिर वो हीट होगा वो सरफेस, तो फिर वो ऊपरी सरफेस जो है वो कन्वर्ट होगा, फिर नीचे वाला लेयर जो है वो ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कभी भी होता है इवेपोरेशन तो अपर सरफेस पे होता है, लिक्विड के अपर सरफेस पे। लेकिन बॉइलिंग आपने अक्सर घर पे देखा होगा कि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होता है, पूरे लिक्विड में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी सरफेस पे बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग अंदर ऊपर सब जगह से करता है, लेफ्ट राइट सब चारों तरफ से, यानी कि थ्रू आउट द लिक्विड। it happens, it takes place throughout the liquid, it is a surface phenomenon, it takes place at the upper surface of the liquid and it takes place throughout the liquid. तो एक तो डिफरेंस ये भी बना, दूसरा it takes place throughout the liquid, पूरे लिक्विड में होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन कहां होता है, अपर सरफेस पे होता है। थर्ड पॉइंट, अभी हमने आपको बताया था कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, बॉइलिंग किसी भी तरह का कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। ये क्या दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट। बॉइलिंग में आपको हाथ डाल दो, हाथ जल जाएगा आपका, लेकिन इवेपोरेशन क्या करता है, कूल करता है, ये कूलिंग इफेक्ट करता है। तो आप यहां लिख सकते हैं इट शोज कूलिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल है बच्चों, ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। और यहां आप क्या लिख सकते हैं, इट डजंट शो कूलिंग इफेक्ट, इट डजंट शो कूलिंग इफेक्ट। हो गया, एक ये अंतर भी होगा। एक लास्ट और डिफरेंस बताते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये एक एक पॉइंट आपको याद होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। बॉइलिंग किसी खास टेम्परेचर पे होता है, यानी जस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ये एक सरफेस फिनोमिनन है, ये अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, ये थ्रू आउट द लिक्विड होता है बॉइलिंग। ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था, ये कूलिंग इफेक्ट बॉइलिंग नहीं दिखाता है। एक और बात है, कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं, कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि फिजिकल कंडीशंस जैसे कि विंड स्पीड हो गया, विंड स्पीड, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, या वो क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया, ETC, ये अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। कुछ फिजिकल कंडीशंस जो होते हैं वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे विंड स्पीड कम हुआ
तो इवेपोरेशन स्लो होगा। अगर विंड स्पीड फास्ट है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। टेम्परेचर कम होगा, इवेपोरेशन स्लो होगा। सरफेस एरिया में भी वही है, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा इवेपोरेशन, कम सरफेस एरिया कम। तो ये सारे फिजिकल कंडीशंस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। लेकिन बॉइलिंग इन सब में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। बॉइलिंग को विंड स्पीड, सरफेस एरिया, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये फिजिकल कंडीशंस का कोई भी प्रभाव बॉइलिंग पे नहीं पड़ता है। किस पे पड़ता है? इवेपोरेशन पे पड़ता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन, फिजिकल कंडीशंस लाइक विंड स्पीड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया अफेक्ट इवेपोरेशन। ये सब इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिकल कंडीशंस लाइक विंड स्पीड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया डोंट अफेक्ट बॉइलिंग। वो बॉइलिंग को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, ये एक खास टेम्परेचर पर। तो डिफरेंस आप याद रखेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ेंगे और फर्स्ट लेसन खत्म कर दिया जाए।